लेकिन 70 सालों के बाद आपको पता चला कि आपका पिता कौन है। इसलिए देश को असली पिता के बारे में न पता चले तो इस तथाकथित आजाद भारत में 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी कराई गई। उसके जिंदा या मुर्दा होने पर दस्तखत किए भारत की सरकार ने। मुझे खुशी है कि कुछ परिवर्तन हमें बड़े नहीं लगते, लेकिन वो परिवर्तन हम में से कोई ना भी रहे, हजारों साल तक इस देश के पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। जब यह काम दिल्ली में हो रहा था तो कुछ लोगों को लगा अभी ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्या है। राष्ट्रों के जीवन में इतिहास अगर गलत हो तो राष्ट्र कभी अपने गौरव को प्राप्त नहीं कर पाता है। देश चलते रहते हैं, भारत टूटा, कई बार टूटा, देश टूटते टाटते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे दोस्त अनुज धर युवा हैं, बेहतरीन इंसान हैं, अगर उन्होंने अपने जीवन के 10-15 साल न लगाए होते कि सुभाष चंद्र के बारे में इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में कहां कहां वो डॉक्यूमेंट हैं, उन सब को उन्होंने निकाला, इकट्ठा किया। आपके आदमी की खूबसूरती यह है कि वो पद देख के बात नहीं करता है। लंबी बातचीत की, अनुज धर साहब ये समझाने में कामयाब हो गए कि ये जो भी कुछ है सब फ्रॉड है, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। उन्होंने सुना, भूल गए, बात खत्म हो गई। जब सब लोग सोने लगे तो एक दिन पता चला कि जितने भी कागजात भारत के आर्काइव में छुपा के रखे गए थे उनको सार्वजनिक कर दिया। सार्वजनिक होने के बाद लोगों को पता चल गया कि भारत का असली पिता कौन है। और उस असली पिता होने के बाद आप देखिए कि गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी लौह पुरुष की एक मूर्ति लगी है। उसे क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ। अब क्या होना चाहिए? दिल्ली में मेजर जनरल जीडी बख्शी की देखरेख में एक मुहिम चल रही है। हम 10-12 लोग उनके साथ खड़े हैं। उस मुहिम में मेरा इतना ही काम है कि मैं आप सबको तथ्य बताऊं बस। मुझे पूरी उम्मीद है 2024 से पहले वो पूरी होगी। मैं जल्दी में नहीं हूं, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पे बैठने वाले को पता है कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति क्या है, कब क्या करना है, कब हंसना है, कब चुप रहना है, कब ट्रम्प से गले मिलना है, कब नहीं मिलना है। इसलिए मेरा और आपका काम, अगर सच में आप सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं, अपने पुरुषार्थ को, अपनी आस्थाओं को, परंपराओं को बचाना चाहते हैं, अपने गौरवशाली इतिहास को जानना चाहते हैं, तो आप सत्ताओं के पीछे भागना बंद कर दीजिए। और कोई भी मुद्दा जो आपको प्रिय हो और आप उसमें जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि बालाघाट के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग कोई गाना सुनने नहीं आए हैं, कोई फिल्मी शो देखने नहीं आए हैं, इनको बसों में भर के नहीं लाया गया है कि नेताजी की रैली है, चलो दोपहर का खाना भी मिलेगा।
आपकी मौजूदगी, ये हमारी माएं बहनें जो बैठी हुई हैं, ये खाली नहीं है। आप में से एक एक आदमी, आपके अंदर एक उथल पुथल है। आपको कुछ कुछ रोशनी नजर आने लगी है। इस रोशनी को आप धार देने के लिए यहां आए हैं। आप अपना भरोसा दिखाने आए हैं कि जो भी इस राष्ट्र के लिए खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं। इसलिए अगर इतना बड़ा मंच नेताजी को मिल जाए तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम ही गिनाते रहेंगे वो, और कुछ नहीं करेंगे। और आखिर में बात बात में कहेंगे कि जल्दी आने वाला हूं, अभी चुनाव की घोषणा हो रही है, टिकट मिल जाए फिर आता हूं। टिकट लेकर के जो लोग आपके पास आए, आप कसम खाएं अपने आप से, उस एमएलए और एमपी से, एक भी बात अपने स्वार्थ की मत करिएगा, एक भी बात मत करिएगा। जो आपके जिले के लिए, आपके प्रदेश के लिए, आपके राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो, जो काम हजारों साल तक हमारी नस्लों को ताकत देता हो, ऐसी शर्तें रखिए। और अगर वो ना करें तो गली में, मोहल्ले में, सब जगह घेरिएगा। यह लड़ाई सबको लड़नी है। यह सिर्फ जीडी बख्शी और आरएसएन और सुशील पंडित की लड़ाई नहीं है, यह मेरी और तेरी लड़ाई, यह हम सबकी लड़ाई है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी किताबें पढ़े और उन किताबों में अपने मतलब की चीज ढूंढे। और जब आप वो किताबें पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक गौरव की अनुभूति होगी। आपको सड़क चलता आदमी मूर्ख नहीं बताएगा और लोग आपसे कन्नी काटने लगेंगे। मैंने अपने जीवन में 5 चुनाव देखे। मैं पहली बार इस मंच से सबसे बोल चुका हूं, कई बार बोला हूं, रिपीट करना नहीं चाहता। हम किसी की तारीफ भी बड़ी नापतोल के करते हैं। इतनी करें, इससे फायदा कितना होगा। चमचागिरी में अगर टिकट मिलना होगा तो हम मूर्ख को भी जो है कितना बड़ा विद्वान बना देते हैं। इसलिए यह पहली बार देख रहा हूं भारतीय सनातनी समाज के अंदर एक क्रांति चल रही है, एक रेवोल्यूशन चल रहा है। घर में बहुत सी महिलाएं जो मुझसे मिलती हैं, बहुत लोगों ने मुझे बताया, मैं सोचता हूं कभी कभी ऐसा कैसे हो सकता है। हम जिनको स्वार्थी समझते हैं, दिन भर नफे नुकसान वाला समाज, हजारों ऐसे मित्र मिलते हैं मुझे। 6-7 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था। हजारों ऐसी महिलाएं, बहुत संपन्न परिवार की महिलाएं, जो खाना बनाते में मेरी स्पीच सुनती हैं, जीडी बख्शी की सुनती हैं। मैं बार बार सोचता हूं कि ये 10-12 लोग पूरे देश में ऐसी क्या बात कह रहे हैं कि लोग ऑफिस जाते में कार में स्पीच सुन रहे हैं। इसलिए कि अब आपको दुनिया के बारे में ज्ञान हो गया कि जिन्हें आप बहुत महान समझ रहे थे, वो आपके चपरासी बनने लायक नहीं है। और दुनिया पहली बार समझ रही है कि आप अपने स्वार्थों से ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी सच जानने के लिए 1921 में टर्की के उस आंदोलन को जब भारत के गांधी जी ने समर्थन दिया, उनकी महामूर्खता के कारण केरल के अंदर एक जगह है मोपला, वहां हजारों हिंदुओं का कत्ल एक ही रात में हो गया। अब यह कहानी आपने बहुत लोगों से सुनी होगी, बहुत लोगों से सुनी।
मैंने भी सुनी, लेकिन कोई बताता नहीं है, सिर्फ कहानी सुना देते हैं। ऐसा हुआ था। आज की युवा पीढ़ी को यह घटना इसलिए जाननी चाहिए, इसलिए कि फादर ऑफ नेशन के बारे में हमारे यहां अपशब्द कहने पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। चलिए मान लें थोड़ी देर के लिए भाई किसी ने अपशब्द कह दिए, मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं, भगवान राम के बारे में, मां सीता के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय की बीए पास वन के कोर्स में, दिल्ली में जहां बड़े बड़े राष्ट्रवादी बैठे हुए हैं, बीए पास वन के कोर्स में 10 साल तक जे रामानुजम की किताब पढ़ाई गई। जे रामानुजम की किताब में बीए पास वन के कोर्स में लिखा हुआ था, मां सीता का जन्म रावण की छींक से हुआ। भगवान राम के भाई लक्ष्मण के सीता जी से अनैतिक संबंध थे। इस पे किसी को जेल हुई? ये किसी की आस्थाओं के ऊपर चोट नहीं थी। भगवान राम को गाली देना मजाक है, गांधी जी के बारे में अशब्द कहने पे आप जेल भेज देते हैं, यह पाखंड है। इसलिए यह इजाजत नहीं दी जा सकती किसी को। अगर आप मुझसे यह उम्मीद चाहते हैं कि मैं आपको इज्जत दूं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी भी बराबर इज्जत करनी पड़ेगी।